देखो भाई बेटा, वो कल पढ़ाया था मैंने, आंख पढ़ाई थी, उसमें फिर आंख के बारे में समंजन क्षमता पढ़ा दी थी, अकोमोडेशन पावर पढ़ा दिया था। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। आज बोर्ड टेढ़ा है, क्या है, क्या दिक्कत है? नहीं, सही है बोर्ड। यहाँ तक है। वो जा रहा है, टेढ़ा है थोड़ा सा। चलो भाई, अब सबसे पहले अपन चलते हैं, आंख में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, निकट दृष्टि दोष, फिर दूर दृष्टि दोष, ठीक है। एक जरा दृष्टि दोष भी होता है, और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुता दोष। अपन उनके बारे में ही स्टडी करते हैं। फर्स्ट अपन चलते हैं निकट दृष्टि दोष। मायोपिया कहते हैं इसको। बोर्ड को भी कर लेंगे। देखो भाई बच्चों, सबसे पहले अपन चलें, इनमें नाम उल्टे हैं भाई हिंदी में, है ना। तो जैसे अपन ये आता है ना निकट दृष्टि दोष, तो इसको उल्टा याद रखना है अपने पास। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। उल्टा चलता है अभी, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब अपन चलें इसमें। इसमें जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो रेटिना से पहले हो जाता है भाई अपने पास। स्वस्थ आंख में तो देखो रेटिना पर होता है, इसमें प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना से पहले ही हो जाता है। अब इस प्रतिबिंब को अपने को रेटिना पर शिफ्ट करना है। रेटिना पर शिफ्ट करना है तो फैलाने वाला लेंस चाहिए किरणों को, या इकट्ठी करने वाला लेंस चाहिए। यहां से यहां पहुंचाना है तो किरणों को फैलाने वाले लेंस की आवश्यकता होगी। तो फैलाने वाला लेंस कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। तो इस दोष का निवारण अवतल लेंस या अपसारी लेंस के द्वारा किया जाता है। अपन ये जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, इसीलिए अपने पास जिन लोगों के ऋणात्मक चश्मे का नंबर नेगेटिव हो उनको कौन सा दोष रहता है भाई? निकट दृष्टि दोष रहता है। जैसे मान लो कि अपने पास किसी के चश्मे का नंबर है -2 डायोप्टर है, तो एक तो इसका पता चल गया माइनस में है तो अवतल लेंस है, इसका मतलब उसको कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। और अगर एफ निकालते हो तो 1/p हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, माइनस में आएगा, ये मीटर में है। सेंटीमीटर में बदलते हो तो 100/2 बराबर 50 सेंटीमीटर माइनस में, मतलब उसको 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से वो प्रतिबिंब का क्लियर देख सकता है। ठीक है, तो माइनस का नंबर जहां कहीं भी होगा इसका मतलब कौन सा दोष रहता है? वो निकट दृष्टि दोष रहता है। तुम्हारी एज में जो है ना ज्यादातर निकट दृष्टि दोष ही होता है, इसीलिए तुम्हारे लोगों में जिनको भी चश्मे लगे हुए हैं
तो आप लोग दूर का देखने के लिए चश्मा यूज में लेते हो, जब आप क्लास में बैठते हो तो बोर्ड दिखाई नहीं देता होगा आपको, जिनके भी चश्मा लगा हुआ है। बाकी अपने पास किताब पढ़ने में फिर चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष क्लियर। कोई दिक्कत है किसी को, डाउट हो तो आप बता देना, अदरवाइज अपन आगे चलते हैं भाई। सेकंड, हाँ एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई। वहां तो मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया ना यहाँ पे, ये देख, ये मीटर में थी, किसमें बदल दिया, सेंटीमीटर में, तो आ गई ना फोकस। चलो जी भाई, अब अपन चलते हैं दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। हाँ भाई, नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष। इस दोष में अपने पास क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मैंने बताया था उल्टा चलता है, तो दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई देगी परंतु पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती है। इसमें देखो एक बार प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। अब किरणें जो है वो आगे चली गई, उनको कहाँ पर लाना है, अपने को रेटिना पर लाना है। तो किरणों को फैलाने वाला लेंस होना चाहिए या इकट्ठी करने वाला लेंस होना चाहिए, इकट्ठी करने वाला, तो इनको पहले ही इकट्ठी करना है। इसीलिए इस दोष का निवारण अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। इसमें अपने पास जो नंबर आएगा वो प्लस का आएगा भाई अपने पास। जैसे अपने पास मान लो कि पी का मान प्लस में 4 डायोप्टर दे रखा है, इसका मतलब कौन सा दोष हो गया, उसको निकट दूरदृष्टि दोष हो गया अपने पास। एफ निकाल ही सकते हो, एफ बराबर 1/p, तो 1/4 मीटर हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। ज्यादातर तुम्हारी उम्र में जो है ना प्लस वाला नंबर नहीं होता है, फिर भी कुछ बच्चों के ये प्लस वाली नंबर भी हो सकता है, मतलब दूरदृष्टि दोष भी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक दोष चलता हूं मैं, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब थोड़ा नहीं है भाई, बुढ़ापा है, जरा का मतलब यहाँ पर जरा अवस्था, प्रेस बायोपिया। देखो भाई, जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है अपने पास कि व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने पास क्या होता है कि उसका निकट बिंदु जो है वो दूर सरकने लगता है। मैंने कल आपको बताया भी था कि 40 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं होती किताब पढ़ने में, 25 सेंटीमीटर तक ही पढ़ सकते हैं। 40 के बाद में ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर से किताब के अक्षर दिखाई देना बंद हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा आगे सरकाना पड़ता है। तो 40 साल के बाद में उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या रहता है अपने पास है कि उनका निकट बिंदु आगे की ओर सरकता चला जाता है। ठीक है, इसे कौन सा दोष कहते हैं अपन, जरा दृष्टि दोष कहते हैं।
निवारण किसके द्वारा किया जाएगा अपने पास? अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस के द्वारा। पास की नजर कमजोर है, जब दूरदृष्टि वाला ही मामला आ गया कि नहीं आ गया अपने पास, ठीक है ना। पास की नजर अगर कमजोर हो रही है तो उसका निवारण उत्तल लेंस के द्वारा, मतलब प्लस वाले नंबर के द्वारा इसका निवारण किया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई जरा दृष्टि दोष की। नेक्स्ट एक दोष और है भाई, अबिंदुकता दोष, एस्टिग्मेटिज्म। हाँ भाई, अब अपन चलते हैं अबिंदुकता दोष, इसको एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। ये जो दोष होता है, क्या कह रहा है भाई मैं सर, आईज की 6/6 होने का मींस क्या होता है? 6/6 का मतलब होता है भाई स्वस्थ आंख होती है वो, उसको 6/6 आंख बोलते हैं अपने पास, ठीक है ना। फिर आंखों की अपने पास जैसे जैसे रोशनी डिक्रीज होती है ना, वो 6/12, 6/18, 6/36 ये सब चलते हैं। तो ये मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग होता है आंखों का नंबर। वैसे 6/6 का मतलब ये रहता है कि आंखें पूर्णतः स्वस्थ है, निकट बिंदु भी सही जगह पर है और दूर बिंदु पे एकदम सही जगह पर होता है। तो फौज में, एयरफोर्स में, नेवी में, इनमें जो है ना वो 6/6 देखा जाता है। इसके अलावा इनमें अपने पास एयरफोर्स में कलर ब्लाइंडनेस भी देखी जाती है कि सभी रंगों की पहचान आदमी सही रूप से कर रहा है या नहीं कर रहा है। 6/6 आंख होने के साथ साथ भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है भाई। 6/6 की आंख अगर है फिर भी कलर ब्लाइंड मतलब वर्णांधता हो सकती है। वर्णांधता का मतलब होता है रंगों में ठीक से विभेद नहीं कर पाने की क्षमता, उसको वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस का ज्यादातर कोई इलाज भी नहीं होता है भाई, और जेनेटिक भी होती है अपने पास, ठीक है। एनी डाउट आगे? आज नेट की प्रॉब्लम है बस। हाँ भाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं अबिंदुकता दोष, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म। ये दोष जो है लेंस की वक्रता में परिवर्तन के कारण हो जाता है अपने पास, ठीक है। किसी को भी हो सकता है भाई, किसी भी उम्र में हो सकता है। तो लेंस की वक्रता में परिवर्तन के कारण अबिंदुकता दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष में खड़ी और आड़ी लाइनों में से किसी एक लाइन का प्रतिबिंब सही नहीं बनता है, टेढ़े मेढ़े प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे खड़ी लाइन है तो सही प्रतिबिंब बन गया, पर आड़ी लाइनें मुड़ गई कि नहीं मुड़ गई अपने पास, तो ये दोष क्या कहलाता है? अबिंदुकता दोष कहलाता है। वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। इसका निवारण किसके द्वारा किया जाता है? बेलनाकार लेंस के द्वारा किया जाता है। बेलनाकार लेंस लगा देते हैं, उसके द्वारा इसका निवारण हो जाता है। मैं बता देता हूँ इस दोष की पहचान। ये इस दोष में जो है ना ग्राफ की कॉपी देखने में दिक्कत आने लगती है। तो जिन लोगों को ग्राफ की कॉपी देखने में दिक्कत आने लगती है
या खड़ी और आड़ी लाइनों में से कोई एक लाइनें क्लियर दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब कौन सा दोष है उसको? अबिंदुकता दोष। अबिंदुकता दोष अकेला नहीं होता है भाई, अबिंदुकता दोष निकट दृष्टि और दूर दृष्टि के साथ ही होता है अपने पास। और एक चीज बता देता हूं, इसका कोई अलग से चश्मा भी नहीं बनेगा, अलग से लेंस नहीं लगता है। ऐसा नहीं है मान लो कि किसी को जैसे दूर दृष्टि दोष भी है और अबिंदुकता दोष भी है, तो उसमें डबल लेंस नहीं लगेंगे भाई, उसमें सिंगल लेंस ही लगेगा। अब उत्तल लेंस ही लगेगा, फिर सवाल उठता है कि बेलनाकार लेंस कैसे लगेगा? उस उत्तल लेंस को इस प्रकार से मोड़ दिया जाता है कि वो बेलनाकार लेंस की भांति भी कार्य करने लगता है। तो वो दोनों ही चीजें एक साथ उसको बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेंड्रिकल पावर। ये चश्मे बनाने वाले लोग होते हैं वो सब जानते हैं उसमें। तो सिलेंड्रिकल पावर और अपने पास दूर दृष्टि या निकट दृष्टि दोष का चश्मा एक ही बनता है। ठीक है, अब एक बार आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। अरे प्रियंका, बार बार क्लास कैसे छूटती है तेरी, फिर बीच में गायब हो जाती है? नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है क्या? कोई बात नहीं, बट अब जो भी है बट चलो भाई नेक्स्ट चलें अपन। सरल सूक्ष्मदर्शी। आवर्धक लेंस भी कहते हैं इसको। देखो भाई, सबसे पहले आते हैं अपने पास है, क्या लिखा है भाई, मोतियाबिंद में आई में क्या इफेक्ट होता है। देख भाई मयंक, मोतियाबिंद को बोलते हैं अपने पास कैटरेक्ट बोलते हैं। मोतियाबिंद में क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है ना, तो आंख का जो लेंस होता है ना वो सख्त होता चला जाता है भाई अपने पास। चालू वीडियो बंद कर दे बेटा। हाँ भाई, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है उसमें क्या रहता है कि लेंस जो है ना सख्त होता चला जाता है अपने पास, हार्ड होता चला जाता है।
हार्ड होता चला जाता है और सूखने भी लगता है उम्र के साथ साथ। तो फिर दिक्कत क्या रहती है अपने पास, उसमें दूर के पास के दिखाई देने कम होने लगते हैं। तो कैटरेक्ट में क्या किया जाता है कि पुराना लेंस होता है उसको लेजर से तोड़कर निकाल देते हैं और उसके बाद में दूसरा आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। आर्टिफिशियल लेंस जो है अपने पास वो प्लास्टिक का बना रहता है, अपने पास पतला प्लास्टिक रहता है, तो वो उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। ये कैटरेक्ट में होता है। ठीक है, एनी डाउट? आगे अपन चलेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस। ठीक है, सबसे पहले अपन चलते हैं भाई सूक्ष्मदर्शी किसको कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी वह उपकरण है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं का स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है, ये परिभाषा है। तो सूक्ष्मदर्शी वह उपकरण है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं का स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है। अपन जानते हैं कि छोटी वस्तुओं को अपन आंख से ढंग से नहीं देख पाते हैं, उसका कारण भी है, वस्तु छोटी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आंख में छोटा ही बनेगा अपने पास, और बड़ी है तो कैसा बनेगा, बड़ा ही बनता है। इसके लिए अपने पास सूक्ष्मदर्शी में पहली जो सूक्ष्मदर्शी है वो सरल सूक्ष्मदर्शी है, आवर्धक लेंस भी कहते हैं। ये घर पे भी बनाई जा सकती है, बहुत सिंपल काम होता है भाई। बनावट में अपने को ये लिखना है सरल सूक्ष्मदर्शी में, इसमें सिर्फ एक उत्तल लेंस होता है अपने पास और कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए सरल सूक्ष्मदर्शी बना नहीं हो तो कागज को बेलनाकार मोड़ लो, यहाँ पर एक लेंस लगा दिया, ये सरल सूक्ष्मदर्शी बन जाती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक उत्तल लेंस होता है अपने पास। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, मैंने पहले ही बताया था कि उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो अपने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में उपयोग होता है। तो वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य रखा जाता है। देखो एक बार ये वस्तु रख दी पी क्यों, एक किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। ये किरण जो है कहाँ जा रही है, प्रकाश केंद्र से गुजर रही है। यहाँ से कोई अगर आदमी देखेगा तो ये दोनों ही किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इसको पीछे से आती हुई प्रतीत होगी, और जिस जगह से आती हुई प्रतीत होगी वहां पर अपने पास प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है देखो, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और वस्तु की ओर, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और वस्तु की ओर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। प्रतिबिंब का निर्माण समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन चलते हैं, एक इसमें टॉपिक आता है कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता। कोणीय आवर्धन मतलब है इसका आवर्धन क्षमता, कैपिटल एम से लिखते हैं भाई। देखो भाई, रेखीय आवर्धन को तो किससे लिखते हैं अपन, स्मॉल एम से। कोणीय आवर्धन को किससे लिखते हैं अपन, कैपिटल एम से। परिभाषा क्या है, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाले कोण तथा वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाले कोण का अनुपात। फिर दोबारा बोल देता हूं, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाले कोण तथा वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाले कोण का अनुपात किसके बराबर होता है, कोणीय आवर्धन या आवर्धन के बराबर होता है। तो कैपिटल एम बराबर क्या लिखा जाएगा बताओ भाई, बीटा अपॉन क्या आएगा, अल्फा आ जाएगा अपने पास। ठीक है, बीटा प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण हो गया, ये तो हो गया प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला कोण। बनने वाला कोण ये किसके द्वारा होगा, वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण। देखो भाई, अब एक चीज चलते हैं, सबसे पहले ये वस्तु पी क्यों हो गई, वस्तुएं छोटी है तभी तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। छोटी वस्तुओं को देखने के लिए स्वस्थ आंख वाला व्यक्ति कितनी दूरी पर रखेगा, 25 सेंटीमीटर पर। तो ये 25 सेंटीमीटर पर रख दिया, ये दूरी कितनी हो गई, डी। डी का मतलब कितना हो जाएगा, 25। चिन्ह किसका लिया है मैंने, माइनस का, क्योंकि वस्तु की दूरी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी।
ये देखो यहाँ रखी जाएगी वस्तु, तो प्रकाश की किरणें इधर से चलेगी, तो वस्तु की दूरी u जो होगी वो किसमें ले ली जाएगी, माइनस में। तो ये वस्तु हो गई, यहाँ से आंख से देख रहे हैं अपन, तो इस वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण किसके बराबर मान लिया मैंने, अल्फा के बराबर मान लिया। आगे अपन चलें, ये प्रतिबिंब हो गया, देखो एक बार इस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण किसके बराबर हो गया, बीटा के बराबर हो जाता है। क्लियर। अब अपन चलते हैं, बीटा व अल्फा का मान काफी कम होने पर, बीटा और अल्फा का मान है अगर बहुत ही कम हो तो फिर ये प्रॉपर्टी काम में ले सकते हो, बीटा नियरली इक्वल टू 10 बीटा एंड अल्फा नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये लेते हैं तो देखो क्या बनेगा, बताओ जी भाई, m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन क्या आएगा, 10 अल्फा आ जाएगा अपने पास। 10 अल्फा का मान तो कहाँ है, देखो एक बार, ये रहा, अल्फा के सामने की भुजा क्या हो गई बताओ, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण की अपने को आवश्यकता ही नहीं है, तो 10 अल्फा तो किसके बराबर आ गया, पी क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, माइनस में डी। 10 बीटा का मान कितना होगा, देखें 10 बीटा, अब इसमें से बड़े, इस वाले त्रिभुज में से नहीं निकालोगे, उसका कारण भी बता देता हूं। यूं तो जो है ना, ये देखो बीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, आधार। परंतु मैं एक चीज बता देता हूं, जो पी डैश क्यू डैश प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब जो है आभासी प्रतिबिंब है, तो आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई नापना संभव नहीं है, इसीलिए 10 बीटा इस छोटे वाले त्रिभुज में से निकालेंगे अपन। ये दिख रहा है ना छोटे वाला त्रिभुज, इसमें से निकालेंगे, तो क्या होगा, बीटा के सामने की भुजा बोलो लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा अपने पास। 10 बीटा किसके बराबर आएगा बताओ, चलो पी क्यू अपॉन क्या आएगा, ये वस्तु की दूरी हो गई, वस्तु की दूरी किसके बराबर हो जाएगी, माइनस यू के बराबर हो जाती है, ये तो बात हो गई इसकी। तो पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस यू, रखने पर रखो भाई इसमें, तो एम का क्या सूत्र बनेगा, पी क्यू अपॉन माइनस डी माइनस यू अपॉन माइनस यू अपॉन पी क्यू अपॉन माइनस डी, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो m का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, d अपॉन यू के बराबर हो जाता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसी में। चलो जी भाई, अब देखो भाई, अभी तक टॉपिक यही चल रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी। इसकी दो कंडीशंस हैं, वो अपन लेके चलेंगे। m इज इक्वल टू सूत्र क्या आया, d अपॉन यू, ये वाला सूत्र काम में लेंगे। देखो भाई, फर्स्ट कंडीशन है प्रतिबिंब d दूरी पर बने पर हो तो निकट बिंदु पर, d का मतलब है निकट बिंदु हो गया, इसको सामान्य समायोजन कहते हैं भाई। मतलब अगर सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब जो है वो d दूरी, d का मतलब 25 सेंटीमीटर पर बनता है, तो इसको बोलते हैं सामान्य समायोजन या नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब आ जाओ भाई प्रतिबिंब, देखो ये वस्तु थी, ये प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब वस्तु की साइड में ही बना, वस्तु की साइड में बना तो प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, तो v बराबर कहाँ बनेंगे अपन, d पर, तो माइनस डी लिख देंगे, तो माइनस में 25 आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में d। लेंस सूत्र लगाएं अपन,
लेंस है सूत्र से 1/f 1/v माइनस 1/u। तो मान रखो 1/f बराबर इसका मान -d माइनस 1/-u। देखो भाई सारे मान रख रहे हैं तो चिन्ह प्रथाएं लगा के रख रहा हूं मैं। कैसे? जब v के मान में चिन्ह प्रथा लगाई है तो u के मान में भी लगानी पड़ेगी। u भी किस में आ रहा है? देखो माइनस में आ रहा है। तुम बोलोगे f में नहीं लगाई, f में भी लगा दी। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी किस में होती है? प्लस में होती है, तो ये प्लस में लिख दिया। d से गुणा करो इसको, d से गुणा करने पर बोलो भाई d/f बराबर d अपॉन माइनस डी प्लस d अपॉन u। ये एक हो जाएगा, इसको इस साइड में शिफ्ट कर लेना। तो 1 प्लस d/f इज इक्वल टू क्या आएगा? d/u हो जाएगा। ठीक है। अब m का मान क्या था? d/u में रखने पर m का मान आएगा 1 प्लस d/f। यह सूत्र तब काम में लेना है जब प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर हो जाए? d दूरी पर, या सामान्य समायोजन, या किसी न्यूमेरिकल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है। कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब प्रतिबिंब अपने को क्या कहां पर मानना है? अपने आप ही d दूरी पर मानना होता है। मतलब अपने पास सामान्य समायोजन जो है न्यूमेरिकल में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है उसी बिंदु पर माना जाता है। नेक्स्ट अपन चलें, सेकंड कंडीशन ले लेता हूं। प्रतिबिंब अनंत पर बने तो देखो भाई, अगर मान लो कि बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का निर्माण और किरण आरेख दर्शाने वाला चित्र बनाइए, जबकि प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर हो रहा है, तो अपने को क्या करना है? कुछ नहीं करना होगा, इनको खुली छोड़ देना लाइनों को। फिर ये लाइन भी खुली छोड़ देना और ये लाइन भी खुली छोड़ देना। ये दोनों ही लाइनें कहाँ जाके मिल जाएगी? अनंत में जाके मिल जाती है। इतना सा चेंज करना होता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो अब अपन चलें, इसमें रखे मान लो जी भाई। तो v बराबर माइनस का अनंत आ गया, ये माइनस का इनफाइनाइट। लेन सूत्र से बोलो क्या होगा? सूत्र से 1/f बराबर 1/v 1/u। f माइनस इंफिनिटी माइनस u, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अच्छा सॉरी, उल्टा कर, हाँ सही है। तो ये आ गया 0 1/u के बराबर। देन u किसके बराबर आ जाएगा भाई? f के बराबर। m बराबर क्या था? d/u से मान रखोगे तो क्या आएगा? d/f। ये तो न्यूनतम हो जाएगी आवर्धन क्षमता, और ये क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। ठीक है। अगर मान लो कि इसका मान 20 है तो उसका मान कितना आ जाएगा? 21। तो परास कहां से कहां तक हो जाएगी इसकी? 20 से 21 तक इसकी परास हो जाती है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज और बता देता हूं, m समानुपाती 1/f हो रहा है भाई। देखो एक बार, ये रहा, इसमें भी फोकस दूरी, इसमें भी फोकस दूरी। अतः आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए लेंस की फोकस दूरी का मान काफी कम होना चाहिए। तो f का मान कम लेने पर फोकस दूरी, f का मान कम लेने पर आवर्धन क्षमता के मान में वृद्धि की जा सकती है, पर एक लिमिट के बाद में फोकस दूरी का मान अत्यधिक कम करना संभव नहीं है। इसका मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाना भी संभव नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक लेंस होता है। आगे अपने पास जब नेक्स्ट पढ़ेंगे वीडियो में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अपने पास 2 लेंस होते हैं, तो आवर्धन क्षमता जो है काफी अधिक प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अपन नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। कल टेस्ट है ही, आप लोगों को ध्यान है, तो मेरी जो क्लास का टाइम है उस समय मैं पेपर सेंड कर दूंगा। आप टेस्ट देके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉपी सेंड कर देना।
और ईमानदारी से देना भाई, नकल मत करना, ठीक है ना। अगर किसी के कम नंबर भी आएंगे तो ग्रुप में नहीं डालूंगा, पर्सनली बता दूंगा उसको, उसके नंबर पे वापस मैसेज कर दूंगा, पर टिप्पणी की कोशिश है बिल्कुल नहीं करनी है। टाइम हो चुका है, थैंक यू।